हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको जैसा कि आपको पता है कि हमारी मॉर्निंग की जो क्लास रहती है वो हिंदी की क्लास होती है। और अभी जो हमारे क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है हिंदी की क्लास में, उसमें हम उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विन्यास, वाक्यों के प्रकार, शब्दों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी हर एक क्लास में लगभग हम 30 क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें से हम उनके आसपास के जो और भी क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है उन फैक्ट्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट हम एक क्लास में लगभग 60 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप खुद तो जुड़े ही हैं हमारे चैनल से, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके फ्रेंड्स को भी इस चैनल से जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियोस को जो है आप शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं अनंत, अन्वेषण, अवनैतिक या उपेक्षा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर उपसर्ग नहीं हो सकता, यहाँ क्या होना चाहिए, प्रत्यय, है ना। अब बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अवेतनिक। ठीक है ना, अवेतनिक मतलब वेतन प्लस इक, तो क्या बन गया अपना अवेतनिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आना चाहिए, कौन सा मुहावरा आना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाक को चने चबाना या पत्थर की लकीर खींचना। तो बताइए सही इसमें कौन सा जो मुहावरा या लोकोक्ति है वो, यहाँ पे तो खैर सभी मुहावरे दिए हुए हैं, मुहावरा है जो सही बैठता है रिक्त स्थान में। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हाथ फैलाना। ठीक है, चलिए आप बता सकते हैं कि हाथ फैलाना का जो मतलब अर्थ क्या है इस मुहावरे का। इसका अर्थ है किसी से दया याचना, किसी चीज़ को पाने के लिए मांगना, है ना, बिल्कुल दयापूर्वक मांगना। और अंगारों पर पैर रखना मतलब बहुत दर्द सहन करना। नाको चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई वाला कार्य करना। और पत्थर की लकीर खींचना मतलब किसी बात पर अडिग या अटल हो जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। आपको बताना है किसी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य रचना के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है। लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा आपका पद, है ना। पद एक या एक नहीं, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने शब्दों को पद भी कहा जाता है। लिपि हो नहीं सकती है। लिपि तो क्या होता है, किसी भाषा का सांकेतिक रूप को हम लिपि कहते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का भी अंश मतलब वर्ण। ठीक है, या फिर अगर 4 अक्षरों का शब्द है तो उसके 2 अक्षर, ये शब्दांश हुए। ठीक है, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। भाषा क्या है, भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, संप्रेषण मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, अपने मन की बात किसी से कहना, ऐसे क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। तो भाषा क्या है, एक संप्रेषण का
माध्यम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डैश बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन है आपके जोर से, गा कर, चीख कर या धीरे। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर रहेगा धीरे। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। आपको बताना है कि वाक्यों में जो शब्दों का क्रम है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि वाक्य जो होते हैं वो किन से मिलकर बनते हैं, है ना। वाक्य के जो अंग छोटे छोटे भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है? आपके ऑप्शन है पद क्रम से, भाषा से, क्रंद से या अलंकार से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पद क्रम से, है ना। पद ही तो है शब्द, तो जो पद का या जो शब्दों का विन्यास है वो पद क्रम से ही निर्धारित होता है, ठीक है ना। पद क्रम से निर्धारित होने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एज एग्जाम्पल ये बताऊं कि जैसे एक शब्द है कि मोहन खाना खाता है, तो ये इसी तरीके से ही लिखा जाएगा, तभी इसका कोई अर्थ निकलेगा। क्या मैं ऐसा बोल दूं तो ये क्या सही रहेगा कि खाता है मोहन खाना, है ना। इसमें पदों का जो क्रम है वो अनिश्चित, गड़बड़ है, सही नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो इसे पद क्रम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? आपको बताना है उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ मैं। आपके ऑप्शन है वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। तो बताइए उद्देश्य और विधेय जो है वो किसके अंग होते हैं? वाक्य के, ठीक है। वाक्य के अंग होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है, और विधेय जो पूरे वाक्य का बाकी बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है? विधेय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है आपका, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। उद्देश्य है, आपको बताना है कि एक आपको सेंटेंस दिया गया है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इसमें उद्देश्य क्या है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जिसके बारे में बात कही जा रही है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है भाई? यहाँ पे बात जो है वो तेंदुलकर जी के बारे में हो रही है, तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? तेंदुलकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था। यहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त के स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा? आपके ऑप्शन हैं या, और, अलावा या अथवा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसको व्यवस्थित रूप से जमाइए और बोलकर देखिए कि कौन सा शब्द जो है वो वाक्य में सही बैठ रहा है। तो आपका सही आंसर रहेगा आपका अलावा, है ना। यहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। आपका सेंटेंस है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये क्या है? ये शब्द कैसा है? तो आपके ऑप्शंस इसमें पूछा गया है, आपको अव्यय बताना है इसमें कि कौन सा है। आपके ऑप्शंस है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपको बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वचन, लिंग या कारक के अनुसार कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, है ना, ये सब क्या है? ये अव्यय होते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी बात बता दूं कि अव्यय जो होते हैं
वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए कुछ तो इसी में दिए गए हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं निपात। ठीक है, इनको तो ये कुल 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय ऐसे अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषताएं बताते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि वह धीरे धीरे चलती है। ठीक है, धीरे धीरे चलती है, तो इसमें धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया क्या है अपनी? चलती है। और धीरे धीरे क्या हुआ? विशेषण हुआ। और जो धीरे धीरे है वो कैसे शब्द हैं? अव्यय शब्द हैं। मतलब चाहे वो लड़के के लिए प्रयुक्त हो या लड़की के लिए, धीरे धीरे हमेशा धीरे धीरे ही रहता है। लड़के के लिए धीरे धीरे और लड़की के लिए धीरे धीरे नहीं होगा। वो हमेशा हर वचन के लिए कैसे ही प्रयुक्त होंगे? एज इट इज, एक जैसे। ठीक है, दूसरा आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय आता है। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि हमने संयुक्त वाक्यों में पढ़े थे, और, इसलिए, किंतु, परंतु, ये क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और संबंध बोधक अव्यय कैसे होंगे? जैसे अपन को सेंटेंस दिया था ये, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में जो है वो अव्यय कौन सा है। इसमें अव्यय जो है वो तक है। तक जो आपको शब्द दिया गया है वो अव्यय है। तो अब देखिए इसमें संबंध बोधक अव्यय किस प्रकार से है। देखिए संबंध बोधक अव्यय जो हैं वो इस प्रकार के अव्यय होते हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगते हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है? हमें है। ठीक है, तो और जैसे सफलता है, ये भी भाववाचक संज्ञा है आपकी। ठीक है, तो इनके पीछे लगा हुआ है ना तक, तो ये क्या हो गया? आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। फिर आता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय देखिए बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे अपन ने विस्मयादि बोधक वाक्य पढ़े थे, है ना, शब्द पढ़े थे, तो उसी प्रकार से विस्मयादि बोधक अव्यय भी होते हैं। वही बात है जैसे छी छी, अरे, हे राम, इस तरह के वर्ड जिनमें आ जाए वो विस्मयादि बोधक आपके अव्यय हो गए। और आता है लास्ट निपात। अब देखिए निपात क्या होते हैं? जैसे कि वह अभी तक खाना खा रहा है, तो इसमें जो तक है वो तो क्या हुआ? आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। पर जो भी शब्द आ रहा है ना, किसी वाक्य में जैसे ऐसे शब्द आते हैं ना, भी, ही, तो, है ना, ये सब क्या होते हैं? निपात होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है वाक्य है। ऑप्शन है आपके सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सरल वाक्य, है ना। सलमा घर जाती है, ये एक बिल्कुल सरल वाक्य है। निषेधात्मक कब होता कि सलमा घर नहीं जाती है। आज्ञार्थक कब होगा? सलमा घर जाओ, तो ये आज्ञार्थक हो जाएगा। और इच्छार्थक वाक्य क्या होगा कि सलमा को घर जाना चाहिए, ये आपकी इच्छार्थक हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। और अगर नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको। और प्लीज़ पेन और नोटबुक लेकर बैठा करिए। जैसे अभी मैंने आपको अव्यय के प्रकार बताए, अगर किसी को नहीं पता है उनके, तो वो आप हाथों हाथ उनको नोट डाउन तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम, है ना, इसी प्रकार से अव्यय भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उनको आप नोट डाउन कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है आपका, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है इसमें विभेद क्या है। विभेद का मतलब अलग क्या है। बताइए, आपके ऑप्शन है मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार या बहुत अच्छा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुत अच्छा, है ना। क्यों? क्योंकि ये विशेषण हैं दोनों शब्द, जबकि मेरा मित्र संज्ञा है, मेरा सर्वनाम शब्द आ रहा है और ये मित्र क्या आ रहा है, संज्ञा आ रहा है। चित्रकार भी क्या होती है, संज्ञा होती है। बहुत अच्छा चित्रकार में भी क्या आ गया आपका, संज्ञा शब्द आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग है। इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि मेरा मित्र राकेश ये एक शब्द हो गया और बहुत अच्छा ये अलग हो गया, और चित्रकार मतलब मेरा मित्र राकेश और चित्रकार है शब्द को जोड़ने का काम, उनको भेदने का काम कौन कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसलिए भी इसका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। आपको बताना है कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से होता है। आपके ऑप्शंस हैं 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 6 प्रकार से या 8 प्रकार से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, है ना। मैंने पिछली कम से कम पिछली 2 क्लासों में आपको ये बता चुकी हूँ मैं कि वाक्य जो हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। एक तो रचना के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, और जो अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 प्रकार के कौन से? विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के और रचना के आधार पे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। और वाक्यों के वर्गीकरण का जो आधार है वो कितने होते हैं? 2, रचना और अर्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। आपको बताना है मिलनसार जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है मंद, बंद, पोष या सार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपका सही आंसर रहेगा सार। मिलन प्लस सार मिलनसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको शब्दों के प्रकार के बताना है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति, देखो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो भी 2 प्रकार से है। कौन कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो अर्थ के जो आधार है, अर्थ के आधार पर भी जो है शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, अविकारी शब्द क्या होते हैं। आपको बताना है अविकारी शब्द क्या होते हैं। ये भी मैं आपको पिछली कक्षाओं में एक नहीं बल्कि 3-4 बार हर क्लास में बता चुकी हूँ। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर
कोई परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? अव्यय रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, शब्द के आदि में। आदि मीन्स शुरुआत में, आदि और अंत रहता है ना, तो आदि मतलब शुरुआत होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि जो मिठास शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं मीठा, ठास, आस या प्यास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आस, यानी मीठा प्लस आस, मिठास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आपको बताना है कि जो वर्ड आपको वाक्य दिया गया है ये किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है या निषेधवाचक वाक्य है। तो बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो ये क्या है? ये इच्छा है ना सामने वाले की, तो ये हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि जो शब्द दिए गए हैं उनमें से योग रूढ़ कौन सा है। अब मैंने आपको बताए थे कि जो शब्द होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो बताइए इनमें से योग रूढ़ कौन सा होगा? तो जो योग रूढ़ रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, लंबोदर। ठीक है ना। अब लंबोदर कैसे? योग रूढ़ जैसे मैंने आपको बताया था, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनके दो सार्थक खंड नहीं किए जा सके, जैसे देश, हवा। इनको आप तोड़ो, ह अलग हो जाएगा, वाह अलग हो जाएगा, पर इनका कोई अपना कोई अर्थ तो है ही नहीं। ठीक है। और यौगिक कौन से होते हैं? यौगिक जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हो। जैसे इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, ये है घुड़सवार, मतलब घुड़ प्लस सवार तो घुड़सवार हो गया। और योग रूढ़ कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनके दो सार्थक खंड तो होते ही हैं, पर जब उन दो खंडों को जोड़ा जाता है और उससे जो शब्द बनता है वो शब्द जो है वो एक अलग अर्थ लेकर आता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है लंब प्लस उदर, लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, तो वो कौन हुए? हमारे श्री गणेश हुए, है ना, जैसा कि बहुब्रीहि समास में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? आपको ऐसा शब्द बताना है जो विकारी है। अब विकारी अविकारी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन ना होता हो, और विकारी जिनमें कि हम लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकें। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? आपके ऑप्शन है हाथी, यहाँ, इधर या उधर। बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो सही आंसर है आपका हाथी, क्योंकि हाथी का हथनी हो जाता है, पर यहाँ का यहीं, इधर का इधरी या उधर का उधरी नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको बताना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है। आपके ऑप्शंस है क्या, कुछ, कौन और यह। तो बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? निश्चयवाचक जिसमें कोई भी बात जो कही जा रही है वो एकदम फिक्स हो, निश्चित हो। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका यह।
ठीक है ना। यह, क्या, कौन, कुछ, इसमें कुछ निश्चित थोड़ा ही है। ठीक है, आपको मैं अब बता दूं, एक अपन बात और ले चलते हैं कि सर्वनाम। अच्छा बताइए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कोई बता सकता है? कमेंट कीजिए। सर्वनाम जो है वो उसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इसमें जो पुरुषवाचक होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या हुआ? जैसे कि मैं, मेरा, हम, है ना, जहाँ पर अपनी स्वयं की बात हो रही हो। और मध्यम पुरुष जब सामने वाले की बात कर रहे हो, जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा। ठीक है। और अन्य पुरुष जब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हो जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, जैसे उसका, इसका, है ना। तो ये इस प्रकार से सर्वनाम के जो हैं वो 6 भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं डे 1 से, जो आपकी जो क्लास चल रही है ना हिंदी की, ये हिंदी की 8वीं क्लास है, पर डे 1 पे जो फर्स्ट क्लास है तब से आपको बता रही हूँ मैं कि जो कृदंत प्रत्यय है वो क्या होते हैं। देखिए, कृदंत प्रत्यय मतलब ऐसे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के पीछे जुड़ते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो बताइए, यहाँ पे लिखा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो मैंने आपको जैसा बता ही दिया कि क्रिया के पीछे जुड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है कि किसमें एरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है घनेरा, सवेरा या ममेरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि सभी में जुड़ा हुआ है इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य है। अब देखिए, यहाँ पे वाच्य की बात आ गई। कोई बता सकते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आपके जो वाच्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। तो देखिए, आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन किसमें कर्मवाच्य है। ऑप्शन है आपके, चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा है। तो बताइए इसमें किसमें कर्मवाच्य है? आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चिट्ठी भेजी गई। देखिए, कृतवाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य में जो क्रिया होती है ना, वो किसके अनुसार होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। मतलब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार बदलती है। जैसे कि ऑप्शन आपका है ये, लड़का पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है आ रहा है ना, लड़के के लिए आ रहा है, ये पढ़ता है ना। श्याम चिट्ठी लिखेगा। चिट्ठी तो स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है, पर यहाँ पे क्रिया कैसी आ रही है? पुल्लिंग वाली आ रही है ना, लिखेगा। तो इसमें प्रधानता किसकी हो रही है? कर्ता की, श्याम की प्रधानता हो रही है ना। तो ये क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। पर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है चिट्ठी भेजी गई। तो चिट्ठी क्या है? कर्म है ना, कर्मवाच्य आ रहा है। चिट्ठी क्या है आपकी? भेजी गई। चिट्ठी के अनुसार जो है वो आपकी क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गया? आपका कर्मवाच्य हो गया। ठीक है। और भाववाच्य क्या होते हैं? जिसमें न तो कर्मवाच्य हो न कृतवाच्य हो, वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, है ना, ये क्या हो जाएंगे? आपके भाववाच्य हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। आपको बताना है शब्द जो हैं वो किन किन आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। आपके ऑप्शन से अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर या उद्गम के आधार पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये सभी। अभी मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर भी शब्दों को वर्गीकृत किया गया। अर्थ के आधार पर कौन कौन से, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी। रचना के आधार पे शब्द बताइए, रचना के आधार पे कौन कौन से शब्द रहेंगे। और उद्गम के आधार पे भी बताया मैंने आपको, उद्गम के आधार पे क्या होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में अपसर्ग अप उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है उसमें अप उपसर्ग नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं अपरोक्ष, अपादान, अपवाद और अपमान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपादान, क्योंकि इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे शब्द जिनके दो सार्थक खंड नहीं किए जा सके क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रूढ़ शब्द का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है पंकज, विद्यालय, जलज या कमल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कमल, है ना। कमल को आप दो सार्थक शब्दों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। आपको बताना है अगर हम सप्ताह के पीछे एक प्रत्यय लगा दे तो वो क्या बन जाएगा। आप देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, साप्ताहिक। ठीक है ना, सप्ताह के पीछे एक जुड़ गया तो वो साप्ताहिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। आपको बताना है कि किस में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं गुणवान, दूजा, इकहरा या दुबला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दुबला। दुबला में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जबकि दू प्लस जा है ना, दू में जा प्रत्यय लगा हुआ है, गुणवान में वान प्रत्यय लगा हुआ है और इकहरा में हरा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, अभी। अभी प्लस आगत, अभ्यागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 शब्द में उपसर्ग है, बताइए 19 में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उत, उत, उन या उन। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा उन, है ना, 19 + 30 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचार में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा। आपको बताना है विचार शब्द में अगर अपन एक प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएगा, वैचारिक। ठीक है ना, वैचारिक इसका सही आंसर रहेगा। विचारिक नहीं बनेगा, वैचारिक। आप जो शब्द बनाए तो वो सही भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज इट इज जोड़ दिया, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो ही जाता है। तो आपको जो सही और सार्थक शब्द है उसी को टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ये किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। अब मैंने आपको शब्द बताए थे
कि कौन कौन से हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो आपको बताना है उन तीनों में से कौन सा शब्द है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मिश्र। अब मिश्र कैसे है, क्योंकि इसमें बाद वाला पद जो है वो पहले पद पर आश्रित है ना। इसमें एक प्रधान पद है और दूसरा आश्रित पद है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है एरा, रा, आ या इरा। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एरा। लूट प्लस एरा, लुटेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय से बना हुआ है। आपके ऑप्शन से रवैया, डटैया, खवैया या फिर बचैया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका खवैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है आपका, लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है। आपको बताना है जो लालटेन शब्द है वो किस वर्ग में आता है। आपके ऑप्शन है ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो रहेगा आपका विदेशी। लालटेन जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये हिंदी नहीं है, तो ये विदेशी भाषा का शब्द हो गया। तो चलिए आज के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हो गए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और काफ़ी सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और प्लीज़ ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट हमारी क्लासेस से जुड़ सकें। आप जितने बच्चे इन क्लासेस से जुड़ते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से आपको और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं 4 बजे संस्कृत की क्लास में, जो कि हिमांशु सर द्वारा ली जाएगी। उसके बाद आपकी शाम को 6 बजे जो है वो मैथ्स की क्लास रहेगी, और फिर रात को 10 बजे जो है वो आपकी जीके जीएस की क्लास रहेगी, जिसमें अभी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं, जिनकी मतलब टेस्ट में जो है साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आजकल जो है ना, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन से एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्लासेस जो हैं वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ क्लास में आया करिए और क्लासेस को शेयर किया कीजिए। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।